नमस्कार, मैं सुरेश। कल हमने पढ़ा था धातुएं जो होती है, ये मुख्य रूप से हमने पहले वीडियो के अंदर देखा था कि धातुओं के जो मुख्य प्रकार है वो कितने थे। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो धातुएं होती है वो मुख्य रूप से गुण क्या होते हैं, धातु के गुण क्या होते हैं, भौतिक गुण क्या होते हैं। और अभी हम पढ़ रहे हैं रासायनिक गुण। अभी हम पढ़ रहे हैं रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्मों में अपने पास पहला आया था कि धातुओं की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो धातु ऑक्साइड बनता है। तो क्या बनता है? एल्यूमिनियम। जब एल्यूमिनियम की अभिक्रिया आप किससे करवाओगे? ऑक्सीजन से करवाओगे। किससे करवाओगे? ऑक्सीजन से करवाओगे तो किसका निर्माण होगा? किसका निर्माण होगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। किसका निर्माण होगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निर्माण होगा। हाँ, इसमें एक बात ध्यान रखना, मैंने इसमें ये नहीं लिखे, इनके अंदर अणु नहीं लिखे, तो ये हो जाएगा Al2O3। Al2O3 या फिर आप ए लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा ये इस तरह से, मान लो क्या है Cu। Cu की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन के साथ करवाओगे, O2 के साथ करवाओगे तो ये बनेगा CuO। क्या बनेगा? CuO। यानी कि इसको हम कहेंगे कॉपर का ऑक्साइड। कॉपर का ऑक्साइड, कॉपर का ऑक्साइड कहेंगे। जब ये कॉपर का ऑक्साइड होता है तो इसके साथ में अपन ये भी देखते हैं कि जो धातुएं होती है वो धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके किसका निर्माण करती है? धातु ऑक्साइड का। किसका निर्माण करती है? धातु ऑक्साइड का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? धातु ऑक्साइड का निर्माण करती है। देखो कुछ वर्ड है वो हम जान लेते हैं। जैसे देखो क्या है, धातुओं के नमूनों में सोडियम सबसे अधिक क्रियाशील है। जो जितने भी अपने नमूने लिए, जो क्रियाकलाप किए, उन क्रियाकलापों के अंदर जो अपन ने नमूने लिए, उन नमूनों के अंदर जो सोडियम है वो सबसे अधिक क्रियाशील धातु होती है। और अधिक क्रियाशील धातु होने के कारण इसको कहाँ रखा जाता है? मिट्टी के तेल में। क्यों? क्योंकि ये जैसे ही खुले वातावरण में रहेगी तो ये किस वायु के या जल के संपर्क में आने से वो आग पकड़ सकती है और जिससे दुर्घटना होने की संभावना हो सकती है। इसलिए उसको क्या करता, कहाँ रखा जाता है? मिट्टी के तेल के अंदर वो सुरक्षित रहती है। हाँ, यदि उसको आप हाथ पकड़ दे तो हाथ से भी उसको नहीं पकड़ना, उसको एक कागज़ के द्वारा उसको पहले सुखा दें और सुखा कर उसको हाथ से पकड़े ताकि कोई नुकसान की कोई आशंका न रहे। और मैग्नीशियम जो होती है वो क्या होती है? धीमी अभिक्रिया करता है। और मैग्नीशियम जो होती है वो क्या करती है? धीमी अभिक्रिया करती है। मैग्नीशियम जो अभिक्रिया करती है वो कैसे करती है? धीमी। मैग्नीशियम धातु है वो धीमी गति से अभिक्रिया करती है। इस तरह से देखो इनकी क्रियाशीलता का क्रम भी आप देख सकते हो। इस तरह से देखो अपन क्रियाकलाप करते हैं ये एक। अब आगे वाला जो गुण नंबर दूसरा, केमिकल प्रॉपर्टी का जो दूसरा गुण है धातुओं का, जो मेटल्स की जो केमिकल प्रॉपर्टी, इसका जो दूसरा गुण है, पहला गुण तो अपन ने पढ़ा था कि धातुओं की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है। प्रकृति आपने पढ़ी, सारी होती है। धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है? अब यहाँ पे दूसरा गुण आता है कि धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है? जब वही धातु अगर मान लो जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है? आओ जाने। क्रियाकलाप करके अपन इसका निष्कर्ष निकालते हैं। मेरे ख्याल से अब क्रियाकलाप आपको पूरा कंप्लीट दिख रहा होगा। चलो है ना, आधा आधा करके देखते हैं। पहले इसको जूम आउट, पहले क्रियाकलाप देख लेते हैं, उसके बाद इसको करते हैं। देखो सावधानी क्या रखनी है? सावधानी, हर क्रियाकलाप, साइंस के जितने भी क्रियाकलाप होंगे उस क्रियाकलाप में बस सावधानी एक ही रखनी है। जो भी आप उपकरण को यूज करते हो उनको सावधानी पूर्वक यूज करो, साफ तरीके से स्वच्छ और सुखाकर यूज करो। और दूसरी बात यह है कि जो भी उपकरण यूज करते हो वो शिक्षक के मार्गदर्शन में के अंदर वो प्रयोग करके उन उपकरणों का उपयोग करो। अगर शिक्षक मौजूद नहीं है तो उन प्रयोगों को करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, नुकसान की आशंका रहती है। क्रियाकलाप 3.9 की तरह ही समान धातुओं के नमूने एकत्रित कीजिए। वैसे क्या करना है? नमूने एकत्रित
कर्ण है इस क्रियाकलाप 10 के अंदर भी। ठंडे जल से आधे भरे बीकर में नमूने के छोटे टुकड़ों को अलग अलग डालिए। छोटे टुकड़ों क्या करना है, अलग अलग डालना है। कौन सी धातु ठंडे जल में अभिक्रिया करती है और इनमें से ऐसी कौन सी धातु है जो ठंडे जल के अंदर क्या करती है, अभिक्रिया करती है। और ठंडे जल के पानी के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो भी धातु यहाँ पर लेते हो उन धातुओं को आप क्या करोगे, ठंडे पानी के साथ जो अभिक्रिया करेगी उसकी जो क्रियाशीलता क्रम है वो अलग अलग करिए। जैसे मान लो कोई धातु है, कोई पहले अभिक्रिया अधिक करती है, कोई उससे कम करती है, कोई उससे कम करती है और कोई सबसे कम करती है। इस तरह से उनका क्रम या तो बढ़ते क्रम में लिख सकते हो या घटते क्रम में, आरोही या अवरोही क्रम के अंदर आप व्यवस्थित कर सकते हो। तो यहाँ पर अपन को कहा गया है कि आरोही क्रम के अंदर इनको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। फिर क्या कहा है क्रियाकलाप अगले में, आगे का पॉइंट क्या कहता है, क्या कोई धातु जल में आग उत्पन्न करती है। हाँ बिल्कुल, इनमें से एक धातु ऐसी है जो जल के अंदर क्या उत्पन्न करती है, आग, और वो कौन सी है, Na। वो कौन सी है, Na जो धातु है वो क्या करती है, जल के अंदर आग उत्पन्न करती है। तो Na सोडियम धातु होती है, वो जल के साथ क्या उत्पन्न करती है, आग उत्पन्न करती है। तो इनकी क्रियाशीलता क्या होती है, अधिक होती है। थोड़ी देर बाद क्या कोई धातु जल में तैरने लगती है और थोड़ी देर बाद देखते हो तो कोई और धातु है वो जल के अंदर क्या करती है, तैरने लगती है। जो धातुएं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है उन्हें बीकरों में डालिए और गर्म जल से आधे भरे हुए हो। फिर जो धातुएं होती है वो गर्म ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करती है उनको ऐसे बीकरों के अंदर डालना है जो जल कैसा हो, गर्म हो, गर्म से आधे भरे उसके अंदर डालना है। फिर क्या करना है, जो धातु गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है उन्हें चित्र 3.3 की तरह उपकरण में व्यवस्थित कीजिए तथा भाप के साथ उसकी अभिक्रिया को परीक्षित कीजिए। और कौन सी धातु भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करती है और जल के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को आरोही क्रम के अंदर क्या करना है, व्यवस्थित करना है। इस तरह से जितनी भी धातुएं होती है ये क्रियाकलाप, इस क्रियाकलाप का जो आधार है, इस आधार के बाद में जो आगे सारी अभिक्रिया आएगी उन एक एक अभिक्रिया को अपन चर्चा में लाएंगे और उसको सही ढंग से समझेंगे कि इस अभिक्रिया के अंदर किस तरह से ये अभिक्रिया ठंडे जल में क्यों नहीं करती है, ये अभिक्रिया गर्म जल में क्यों करती है। सोडियम जल में अभिक्रिया तो करता है लेकिन आग पकड़ लेता है, और कौन सी धातु होती है वो जल की सतह पर तैरती है। इन सभी के विषय में हम चर्चा करेंगे आगे। पहले ये डायग्राम आप ध्यान से देख लो, अपने दिमाग के अंदर जहन में बिठा लो। ये वाला डायग्राम दिख रहा होगा मेरे ख्याल से आपको, पूरा दिमाग के अंदर सेट कर दो ताकि कोई किसी प्रकार की समस्या न हो समझते वक्त। ये डायग्राम किसका है, धातु पर भाप की अभिक्रिया। धातुओं के ऊपर भाप की अभिक्रिया करवाई गई है, धातु के ऊपर भाप की अभिक्रिया। ध्यान से देख लो एक बार। अब इसको समझो, इसमें क्या है, ये तो जो ये वाला है ये तो क्या है, स्टैंड है। ये वाला ये क्या है, स्टैंड है। और ये वाला जो यहाँ पर दो लगे हुए हैं वो क्या लगे हुए हैं, क्लिप। क्लिप का मतलब है दो क्लिप लगे हुए हैं। और यहाँ पर जो ये क्वथन नली है, जो ये क्वथन नली है, इस क्वथन नली को क्या हुआ है, दो क्लिपों के अंदर जकड़ा हुआ है। और इस क्वथन नली के अंदर एक छोटी सी एक और जो क्लिप रखे हुए हैं, इनके अंदर एक छोटी नली और प्रवाहित की हुई है। जो छोटी नली प्रवाहित की हुई छोटी नली को आगे इधर लाया गया, एक बीकर के अंदर, यहाँ एक द्रोणी के अंदर लाया गया है, जिसके अंदर क्या है, एक उल्टी परख नली रख दी है। इसके अंदर एक क्या रख दिए, उल्टी परख नली रख दी, और वापस उसको एक स्टैंड से क्या कर दिया, बांध दिया है। फिर यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो फिर यहाँ से क्या है, देखो इसमें ये कोई क्या है कि जल से भीगी कांस की तंतु, और यहाँ से जो ये है वो जल से भीगी क्या है, कांस की तंतु। इसको क्या किया जा रहा है, गर्म। जब इसको गर्म करेंगे, जब इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो यहाँ पर जो धातु है, यहाँ पर क्या है, धातु अगर मान लो अभिक्रिया कर रही है,
अगर अभिक्रिया कर रही है तो भी पता चल जाएगा और अभिक्रिया नहीं कर रही है तो भी पता चल जाएगा। और इस तरह से कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो क्या करती है, यहाँ पर जैसे इसको गर्म करते हो तो इन गर्म करने के बाद यहाँ पर तो कोई अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन जैसे ही इसकी क्या बनती है, भाप, क्या बनती है, भाप बनती है, तो यहाँ पर जो ये अभिक्रिया करना प्रारंभ करती है, ये जल के साथ अभिक्रिया करना प्रारंभ करती है। आई बात समझ में? ये था आपका पूरा डायग्राम। एक बार फिर से आप इसे देख सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप मन लगा के पढ़ें और इस वीडियो को आगे शेयर करें और अधिक से अधिक संख्या में इस चैनल से जुड़ें ताकि आपको इसकी हर अपडेट मिल सके। मैं उम्मीद करता हूं आप घर पे सुरक्षित और स्वस्थ होंगे और आशा करता हूं कि आप पढ़ भी रहे होंगे और पढ़ने के साथ साथ में कुछ अच्छे काम भी कर रहे होंगे। तो अब चलते हैं अगले पेज पे, जो हम पढ़ेंगे जितनी भी जो धातुएं अपन ने लिए उन धातुओं को क्रियाकलाप के अंदर जो जो अपने पास धातु आई थी, एल्यूमिनियम है, सोडियम है, पोटेशियम, जो जो धातुएं आई थी वो अभिक्रियाएं जल के साथ किस प्रकार करती है, किस प्रकार। ये तो पूरा डायग्राम है अभिक्रिया करने का, जो एक प्रयोगशाला में होता है। कहाँ होता है? प्रयोगशाला में। कहाँ होता है? प्रयोगशाला में होता है। लेकिन अपने प्रयोगशाला में अपन तो 10वीं में पढ़ रहे हैं, तो अपने पास कोई प्रयोगशाला है नहीं, तो अपने पास तो केवल और केवल एक पढ़ने का माध्यम है और एक समझने में, एक इमेजिंग करने की, अपने दिमाग के अंदर छवि बनानी है कि इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। आइए बढ़ते हैं आगे। देखिएगा ध्यान से, मन लगा के सुनिए और पढ़ने का और अपने जहन के अंदर उतारने का प्रयास करिए। जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। अब यहाँ पर क्या है, वही प्रक्रम है कि जल के साथ, जैसे मान लो यहाँ पर मान लो कोई धातु है, मान लो यहाँ पर क्या है, कोई धातु है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे धातु ली, मैंने क्या ली, Cu, मैंने धातु क्या ली, Cu। जैसे यहाँ पर पूछा है धातु ली है, तो धातु क्या ली है, Cu, मैंने धातु क्या ली, Cu। अब धातु मैंने Cu ली है, अब प्लस के अंदर अभिक्रिया किससे करवानी है, जल से। किससे करवानी है, जल से। तो ये तीर का चिन्ह है। अब जब जल से अभिक्रिया करवा रहे हो, जब आप क्या कर रहे हो, जल से अभिक्रिया करवा रहे हो, तो मुक्त क्या हो रहा है, धातु ऑक्साइड। अब धातु ऑक्साइड बनाना है, इसका मतलब क्या बनाना है, CuO प्लस में क्या करना है, हाइड्रोजन गैस क्या करनी है, मुक्त। हाइड्रोजन गैस क्या करनी है, मुक्त करनी है। हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, मुक्त। हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, मुक्त हो रही है। इस तरह से फिर क्या हुआ कि ये क्या है, ये धातु ऑक्साइड बना है, ये वाला है वो क्या है, धातु ऑक्साइड है। ये क्या है, ये धातु ऑक्साइड है और कौन सी गैस मुक्त कर रहा है, हाइड्रोजन। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी धातु की अभिक्रिया जब जल के साथ करवाते हैं, एक बात ध्यान रखना, किसी भी धातु की अभिक्रिया जब जल के साथ करवाते हैं, किसी भी धातु की अभिक्रिया जब जल के साथ करवाते हैं, तो एक तो बनता है धातु ऑक्साइड और एक मुक्त होती है हाइड्रोजन गैस। इस बात का ध्यान रखना। और धातु ऑक्साइड गैस होती है वो जल के अंदर घुलनशील होती है। जो धातु ऑक्साइड होता है वो जल के अंदर पूर्णतः क्या होता है, घुलनशील होता है और जो जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करती हैं, लेकिन सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। एक बात ध्यान रखना कि सभी धातुएं, ये धातु ऑक्साइड जो प्रदान करती है, अब यहाँ पर दोनों विकल्प अलग अलग हो गए। अब अलग अलग हुआ क्या, अब अपने को कौन सी बात समझनी है, तो अपने को केवल यही बात समझनी है कि यहाँ पर क्या है, धातु है, यहाँ पर क्या है, धातु है, प्लस क्या है, जल है। किसका निर्माण कर रहे हैं, CuO धातु ऑक्साइड, प्लस क्या मुक्त हो रहा है, हाइड्रोजन गैस। क्या मुक्त हो रही है, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, मुक्त। हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, मुक्त। जब यहाँ से हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रही हो, फिर वापस क्या होता है, इसके अंदर जो ये बना धातु ऑक्साइड है, इसमें जो ये बना धातु ऑक्साइड, ये जो बना धातु ऑक्साइड है, ये जल में क्या है, घुलनशील है। जल में क्या है, घुलनशील है।
और ये जल में घुलकर, ये धातु ऑक्साइड जो होता है वो जल के अंदर घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है, धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। एक बार मैं आपको अभिक्रिया लिख के बता देता हूं दोनों की कंप्लीट। जैसे क्या है, धातु प्लस क्या है, H2O जल, क्या है, जल, और किसका निर्माण कर रहा है, CuO प्लस H2 क्या कर रहा है, मुक्त। अब जो ये Cu बना है, क्या बना है, जो ये Cu बना है वो Cu जो होता है वो क्या है, वो जल के अंदर घुलनशील है। लिख दो, जल में क्या है, जब ये जल में घुलनशील होता है तो ये इसके साथ एक अभिक्रिया और एक संपन्न कर देते हैं। जैसे क्या है, CuO, क्या है, CuO प्लस में क्या है, ये क्या है, CuO और प्लस में हाइड्रोजन। अब कह दिया कि जल में घुलनशील है, तो जब जल में घुलनशील होगा तो किसका निर्माण करेगा भाई, जब जल में घुलनशील है तो किसका निर्माण करेगा, धातु हाइड्रोक्साइड का। भाई धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा तो ये बन जाएगा Cu और OH2, Cu और OH2। मैं दोबारा लिख देता हूं, आपके समझने में आसानी रहेगी। जैसे मैं लिख देता हूं यहां पर Cu कोष्टक H2, ये बन गया, ये बन गया धातु ऑक्साइड। क्या बना, धातु ऑक्साइड। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्या, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि जो धातु होती है वो जल के साथ अभिक्रिया करके तो बना दिया धातु ऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस क्या कर दी, मुक्त। हाइड्रोजन गैस क्या कर दी, मुक्त। जब इसने हाइड्रोजन गैस मुक्त कर दी तो हाइड्रोजन गैस का तो यहाँ पर कोई रोल नहीं, हाइड्रोजन गैस का यहाँ पर कोई रोल नहीं। जब हाइड्रोजन गैस का यहाँ पर कोई रोल नहीं होता है तो क्या होगा, तो यहाँ पर जो ये धातु ऑक्साइड होता है, ये जो धातु ऑक्साइड है ये जल के अंदर क्या है, घुलनशील है। जल के अंदर क्या है, घुलनशील है। जल के अंदर क्या है, घुलनशील है। जब ये जल के अंदर घुलनशील है तो मैंने वापस यहां पर लिख दिया कि ये क्या है, CuO धातु ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। इसको धातु ऑक्साइड भी कह सकते हैं क्योंकि ये कॉपर एक प्रकार की धातु है और O क्या है, ऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, तो ये बन गया धातु ऑक्साइड। एक बात ध्यान दीजिए कि अगर मान लो केवल O लिखा हुआ है तो ये तो होगा ऑक्साइड, क्या होगा, ऑक्साइड। और यदि मान लो O2 लिखा हुआ है तो ये होगा ऑक्सीजन, क्या होगा, ऑक्सीजन। लेकिन 10वीं तक लेवल के अंदर केवल यही समझते हैं कि जो ऑक्सीजन होता है इसको O भी कहीं लिखा होता है तो कहीं O2 लिखा होता है। लेकिन जब ये किसी साथ में जुड़ा होता है तो ऑक्साइड के रूप में जुड़ता है, और जब स्वतंत्र रहता है, जब मान लो यहाँ पर ये क्या है, स्वतंत्र है, तो ऑक्सीजन के रूप में, और यहाँ पर जुड़ा हुआ है तो किसके रूप में, ऑक्साइड के रूप में है। किसके रूप में है, ऑक्साइड के रूप में है। उम्मीद करता हूँ आपको ये रिएक्शन कंप्लीट आपको जहन के अंदर, दिमाग में बैठ गई होगी। अब बात करते हैं इसको संतुलित होने की। तो संतुलित, ये क्या है, कॉपर का ऑक्साइड, ये क्या है, जल। तो हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने अणु, 2। अब यहाँ पर होल लिखा हुआ है, CuOH2 कैसे लिखा आपने, तो आपने, मैंने एक वीडियो बनाया जो लिखा हुआ है कि अणु सूत्र का निर्माण कैसे करते हैं, तो वो वीडियो ध्यान से जाकर एक बार देख ले तो आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। फिर देखो,
जब धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया किससे करवाई? जल से। जल में घुलनशील है तो जल के अंदर घुल गया और किसका निर्माण कर रहे हैं? धातु हाइड्रोक्साइड का। धातु हाइड्रोक्साइड का। आई बात समझ में? चलते हैं आगे। 2 ध्यान। चलो, है ना, देखो आगे। जल में घुलकर धातु ऑक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करते हैं, लेकिन सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। लेकिन सभी धातुएं जो होती है वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। जो सभी धातुएं होती है वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ये दोनों अभिक्रिया मैंने आपको समझा दी है अभी हम चलते हैं आगे। पोटेशियम एवं सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। एक कौन सी धातु है? पोटेशियम। कौन सी धातु है? पोटेशियम। एक तो है के और एक क्या है? Na। एक है के और एक क्या है? Na, जो क्या करती है कि जल के साथ बहुत तीव्र गति से अभिक्रिया संपन्न करती है। और सोडियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया तेज एवं ऊष्माक्षेपी होती है। यहाँ पर एक वर्ड आ गया, ऊष्माक्षेपी होती है, और इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाती है। इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल हो जाती है। तो देखो आगे, इसमें हम ये देखेंगे कि तत्काल प्रज्वलित होती है तो कैसे? तो आई बात समझ में? तो देखो इन दोनों, पहले इसको लेते हैं फिर इसको लेते हैं। पहले इस अभिक्रिया को लेंगे और उसके बाद दूसरी अभिक्रिया को लेंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ये जैसे मैंने लिख दिया के, क्या लिख दिया? के प्लस में क्या लिख दिया? H2O। क्या लिख दिया? H2O। अब हमने पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है सर? पता ही नहीं है। अरे भाई, हमने ये पढ़ा है कि धातुएं होती हैं वो जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड तो बनाती ही हैं, उसके साथ में किसका निर्माण करती है? हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। लेकिन यहाँ पर जो अपना कुछ प्रोसेस है वो कुछ थोड़ा अलग है। तो वो अलग कैसे है? देखो इसमें समझते हैं, अलग है तो कैसे? इनको किस प्रकार से अलग दिया गया है? किस प्रकार से अलग कहेंगे कि ये अलग है? तो देखो किस प्रकार से अलग है। तो अलग होने का मुख्य कारण क्या है? तो कारण को जानने के लिए तो मैं आपके साथ आया हूं। अरे भी कारण ही तो जानना है सर। अगर पता होता तो आपकी क्लास क्यों लेते? आई बात समझ में? तो देखो, पता नहीं है तभी तो आप क्लास ले रहे हैं। अगर पता होता तो हम कभी आपकी क्लास लेते भी नहीं। तो पता करो और खुद जानने की कोशिश करो कि कैसे हो रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या है? के एक प्रकार की क्या है? पोटेशियम धातु है। तो हमने देखा है कि इसकी क्रियाशीलता अधिक है। क्रियाशीलता अधिक होने के कारण है, क्रियाशीलता अधिक है मतलब ये बहुत तीव्र गति से किसी के साथ मिल जाती है, किसी के साथ घुल जाती है। तो हम तो बोल रहे हैं कि इसके जल के साथ, तो जल के साथ घुलेगी और किसका निर्माण करेगी? KOH का। किसका निर्माण करेगी? KOH। ये क्या बना? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो जब ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना और साथ में क्या मुक्त की इन्होंने? हाइड्रोजन गैस। क्या मुक्त की? हाइड्रोजन गैस में साथ में क्या मुक्त की? ऊष्मा। क्या मुक्त की? ऊष्मा। तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर एक और अभिक्रिया संपन्न हुई है जिसका नाम है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। शायद आगे मैंने पढ़ाई है, आपने वीडियोस ध्यान से देखे होंगे। तो अभिक्रिया का पाठ पूरा हो चुका है मेरे विद्यार्थियों। जो अभिक्रियाओं का पाठ है वो कंप्लीट हो चुका है, उसके अंदर अच्छे से समझाया गया है। आप जाके प्लेलिस्ट के अंदर जाके देखो, 10 से 12 वीडियो पड़े हैं प्लेलिस्ट के अंदर, आप वहां जाके देख सकते हो आराम से। हाँ, उनके क्वेश्चन उत्तर, प्रश्न उत्तर नहीं करवाए, प्रश्न उत्तर के लिए मैं अलग से करवाऊंगा, लेकिन जो समझाया हुआ है पूरी थ्योरी वहां पर करवाई हुई प्लेलिस्ट के अंदर पड़ी है, आप वहां जाके आराम से देख सकते हो। तो देखो इसने क्या मुक्त की? ऊष्मा। अब ऊष्मा इसने मुक्त की तो कैसे की?
ये भी तो अपने लिए एक बड़ा विषय। देखो हमने जो इसका अगला वीडियो उसके अंदर आपको, अगर आपने नहीं देखा है, देखो 20 में से आप पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, 20 में से पढ़ोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप आगे से पढ़ो जिसकी वजह से आपको पूरा समझ में आए। शुरुआत से पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इस तरह से आप कंटिन्यू पढ़ते रहो, तब आपको कुछ समझ में आएगा। अब देखो इसके अंदर ये क्या है, ये पोटेशियम है। अब पोटेशियम हमने देखा था कि पोटेशियम की क्रियाशीलता वो क्या है, मैग्नीशियम से अधिक है। अब हमने ये भी देखा था कि पोटेशियम और सोडियम की अभिक्रियाशीलता अधिक होने के कारण इनको स्वतंत्र नहीं रखा जा सकता, इनको स्वतंत्र नहीं रख सकते, इनको स्वतंत्र नहीं रख सकते, इनको स्वतंत्र नहीं रख सकते, मतलब खुले में नहीं रख सकते। जब हम इसको खुले में नहीं रख सकते तो कहाँ रखते हैं, मिट्टी के तेल में रखते हैं। लेकिन जब इसकी अभिक्रिया जल के साथ करवाते हैं, ये क्या पकड़ती है, आग। क्या पकड़ती है, आग। जब आग पकड़ेगी तो आपको पता ही है कि आग होगी तो क्या होगी, ऊष्मा मुक्त होगी। मतलब जैसे मान लो मान लो ये बीकर है, ये क्या है, बीकर है। इस बीकर के अंदर मैंने क्या लिया, जल। इस बीकर या गिलास है, इसके अंदर मैंने पूरा क्या भर दिया, जल भर दिया। क्या भर दिया, जल। जब मैंने इसके अंदर पूरा जल भर दिया तो मैंने इसमें जो जल भरा है, ये जो जल है, इस जल के अंदर फिर मैं क्या डालता हूँ, पोटेशियम डालता हूँ। क्या डालता हूँ, पोटेशियम। जब मैं इसके अंदर पोटेशियम डालता हूँ, क्या डालता हूँ, पोटेशियम जब मैं इसके अंदर डालता हूँ तो ये क्या कौन सी गैस मुक्त करती है, हाइड्रोजन। कौन सी गैस मुक्त करती है, हाइड्रोजन। जब ये हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, साथ में ये पात्र क्या होता है, गर्म। ये जो गिलास है वो क्या होता है, गर्म। जब ये गिलास गर्म होता है, जब ये गिलास क्या होता है, गर्म होता है, तो जब गिलास गर्म होगा तो ये क्या मुक्त होगी, ऊष्मा। क्या मुक्त होगी, ऊष्मा। तो वो अभिक्रिया कौन सी होगी, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ये तो अभिक्रिया थी पोटेशियम की। किसकी थी, पोटेशियम की। अभी देखते हैं ऐसी इसके जैसे ही एक अभिक्रिया है जिनको बोलते हैं सोडियम की अभिक्रिया। तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि पोटेशियम की अभिक्रिया किसके साथ करवाई, जल के साथ करवाई। तो किसका निर्माण किया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को, और क्या मुक्त की, ऊर्जा मुक्त, ऊष्मा मुक्त की, और क्या कौन सी गैस मुक्त की, हाइड्रोजन गैस मुक्त की। अब हाइड्रोजन गैस मुक्त की है तो ये तो हमें पता ही होना चाहिए कि हाइड्रोजन गैस जब धातुएं अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस मुक्त करते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अब देखो, अब यही अभिक्रिया जब आगे देखते हैं, इसी को अगर आगे मैं लेके चलूं कि सोडियम की तरफ मैं लेके चलूं, किसकी तरफ लेके चलूं, सोडियम Na की तरफ लेके चलूं, तो Na की जब मैं अभिक्रिया करवाऊंगा, Na की जब किसके साथ अभिक्रिया करवाऊंगा, H2O के साथ। किसके साथ करवाऊंगा, Na2O के H2O के साथ करवाऊंगा तो किसका निर्माण होगा, NaOH प्लस क्या होगा, प्लस हाइड्रोजन गैस, प्लस क्या होगी, ऊष्मा, प्लस क्या होगी, ऊष्मा, प्लस क्या होगी, ऊष्मा मुक्त होगी। ऊपर का तीर कर रहा हूं, इसका मतलब ये दोनों क्या हो रहे हैं, मुक्त हो रहे हैं। तो इसमें देखो, इसमें किसका निर्माण हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हुआ। किसके साथ, सोडियम की अभिक्रिया किसके साथ करवाई, जल के साथ करवाई। तो क्या मुक्त किसका निर्माण हुआ, किसका निर्माण हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई, और क्या मुक्त हुई, ऊष्मा। इस तरह से अपन कह सकते हैं कि ये भी कैसी अभिक्रिया है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, ऊष्मा क्षेपी। एक ऊष्मा क्षेपी होती है और एक ऊष्मा शोषी होती है। ये दोनों अभिक्रियाएं के प्रकार आप अभी तो देखें अपने, ऊष्मा क्षेपी, और आगे हम इसका एक और प्रकार पढ़ेंगे जिनको हम कहेंगे ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर आज समझ में आ रहा होगा, जो भी क्रियाएं कर रहे हैं वो आपको समझ में आ रही होगी। अब बात करते हैं संतुलन। अब संतुलन की बात तो आपको खुद को करनी है। अगर आपने अभिक्रियाओं वाला पार्ट पूरा नहीं देखा तो पूरा देखें और उसको समझें। पूरा तरीके से पढ़ाया गया है कि किस तरह से अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है
और कौन सी अगर अभिक्रिया बड़ी है तो कैसे संतुलित करेंगे, तो सारी रामायण उसके अंदर दर्शाई गई है। आप आराम से उस वीडियो को देख सकते हो। और वो प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे तो वहाँ आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाले जो पार्ट पहला आपका अध्याय है एनसीईआरटी सिलेबस 2022 के अनुसार जो पहला पार्ट है उसके अंदर पूरा अपडेट दिया गया है। अब देखो चलते हैं आगे। अब इसको संतुलित करने की, तो ये संतुलित ऑलरेडी की हुई है। अब ऑलरेडी कैसे की हुई है, तो यहां पर देखो अब दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखो पोटेशियम के आगे कितने लिखे, 2 अणु। यहां पर पोटेशियम कितने हैं, 2 अणु। ऑक्सीजन के कितने हैं, यहां पर 1 अणु, तो इसने इसके आगे 2 लिख दी। तो ऑक्सीजन के अणु कितने हो गए, 2। हाइड्रोजन के कितने हो गए, 2। तो ये स्वतंत्र पड़े हैं, और 2 इसके साथ में कितने हो गए हाइड्रोजन के, 4। तो टोटल कितने हो गए, 2 और 2 4, और 4 और 4 8। टोटल कितने हो गए, 8। और इधर देखोगे तो 2 4, इधर देखोगे तो कितने होंगे, इधर हाइड्रोजन कितने हुए, हाइड्रोजन 4 और 2 ये इधर भी 8, इधर भी 8। इस तरह से ये अभिक्रिया क्या है, संतुलित है। ठीक इसी प्रकार ये भी क्या है, संतुलित है। आइए चलते हैं आगे। जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है। इन दोनों की अभिक्रिया क्या होगी, तीव्र, क्या होगी, तीव्र होगी। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अभिक्रिया के यहाँ 2 प्रकार आ गए, एक तो मंद अभिक्रिया और एक तीव्र अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया और तीव्र अभिक्रिया। अगर पूछें कि तीव्र अभिक्रिया के 2 उदाहरण बताओ, तो ये वाले उदाहरण है वो तीव्र अभिक्रिया के है। किसके है, तीव्र। और ये वाला उदाहरण आएगा मंद अभिक्रिया से। किससे आएगा, मंद। मंद का मतलब है धीमी। जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है। यहाँ उष्मा उत्सर्जित होने, उष्मा हाइड्रोजन के प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। और यहाँ पर इसमें क्या होता है कि जो उष्मा होती है वो हाइड्रोजन गैस निकलती है उसको प्रज्वलित करने के लिए। मतलब इस अभिक्रिया में क्या हुआ कि इस अभिक्रिया में क्या हुआ कि जैसे मान लो मैं आपको ये बता देता हूँ पूरा एक बार फिर से करके, दोनों अभिक्रियाओं को एक बार ले लेते हैं। जैसे मान लो ये कोई पात्र है, क्या है, पात्र है। इस पात्र के अंदर क्या भरा है, जल। क्या भरा है, यहां पर क्या है, H2O। क्या है, H2O। फिर इसके अंदर क्या डाला, Na। तो ये पात्र क्या होगा, गर्म। क्या होगा, जब ये पात्र गर्म होता है, जब ये पात्र गर्म होता है तो क्या होगा, जब ये पूरा पात्र गर्म होगा तो क्या होगा, NaOH का निर्माण होगा। और कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जब हाइड्रोजन और जो पात्र गर्म होगा और यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी वो क्या होगी, प्रज्वलित होगी। क्या होगी, प्रज्वलित होगी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा प्रोसेस चेंज है कि जो ये कैल्शियम होता है, इस कैल्शियम की अभिक्रिया जब जल के साथ करवाते हैं, अभिक्रिया तो हो जाती है, अभिक्रिया तो हो जाती है, लेकिन जो इससे जो उष्मा निकलती है वो हाइड्रोजन को इस हाइड्रोजन को प्रज्वलित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है। तो इसके अंदर उष्मा से भी अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। अब देखो आगे, क्योंकि उपरोक्त अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले होते हैं वो कैल्शियम की जो धातु होती है उसकी सतह से क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, और कैल्शियम तैरना प्रारंभ करता है। कैल्शियम जल की सतह पर तैरना प्रारंभ करता है, क्यों, कैल्शियम जो होता है वो जल की सतह पर तैरना प्रारंभ क्यों करता है, कैल्शियम जल की सतह पर तैरना प्रारंभ क्यों करता है, उत्तर बताओ कमेंट करके, फटाफट जल्दी करो, 2 मिनट रुकता हूं मैं। हाँ बोलो भाई, आंसर आ रहा है।
जल्दी करो। क्यों? अब देखो, अब आप आंसर खुद ढूंढो, क्योंकि इसके अंदर जो हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले होते हैं वो कैल्शियम जो धातु होती है उसकी सतह के ऊपर क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, जिससे कैल्शियम तैरना प्रारंभ कर देता है। इसी तरीके से आगे देखो, आगे वाली अभिक्रिया, मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। मैग्नीशियम धातु होती है वो शीतल जल यानी कि ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु गर्म जल से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस क्या करती है, मुक्त होती है। इसकी भी अभिक्रिया करके देख लेते हैं। अब देखो क्या है, Mg प्लस H2O। एक मिनट में इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा कम करता हूँ। Mg प्लस H2O अभिक्रिया जब ठंडे जल से करवाओगे तो अभिक्रिया नहीं होगी, लेकिन क्या करोगे आप, गर्म करोगे। ये गर्म का चिन्ह त्रिभुज किया है ऊपर मैंने, ये गर्म का चिन्ह है। अब गर्म करोगे तो क्या होगा, निर्मित होगी Mg ऑल OH2 प्लस हाइड्रोजन गैस इसको संतुलित कर लो, संतुलित ही है, यहाँ से तो हटा दो ये वाले। अब ये संतुलित है। इस तरह से मैंने यहाँ लिख दिया Mg, यहाँ लिख दिया H2O, और इसको मैंने क्या किया, गर्म। क्यों? क्योंकि इस ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। और जैसे इसको गर्म करना प्रारंभ करोगे तो गर्म होगा तो किसका निर्माण होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। किसका निर्माण होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और क्या कौन सी गैस मुक्त होगी, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। कौन सी गैस मुक्त होगी, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। चिंता ना करें, प्रत्येक प्रश्न का आपको उत्तर मिलेगा। बस सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को आगे शेयर करना है। जब आप इस वीडियो को आगे शेयर करोगे तो आपको कोई किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है, लेकिन ये तो काम आपका है, पढ़ाने का काम मेरा है और इस वीडियो को आगे शेयर करने का काम जिम्मेदारी आपकी है। तो शीतल जल ठंडे जल के साथ अभिक्रिया इसने नहीं की भाई, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं की तो नहीं करता है, तो इसको क्या करते हैं, जल को क्या करते हैं, गर्म। जब जल को गर्म करते हैं तो क्या होता है कि ये जल के साथ अभिक्रिया करके वह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस क्या करता है, उत्पन्न करता है। क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम की धातु की सतह के क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, अतः ये भी तैरना प्रारंभ कर देते हैं। दोनों के अंदर या दोनों धातुएं, दोनों के अंदर यही विकल्प हुआ है। दोनों के अंदर कौन सी धातुएं, कैल्शियम के अंदर भी सेम प्रोसेस हुआ है और मैग्नीशियम के अंदर भी क्या है, सेम प्रोसेस हुआ है। मैग्नीशियम के अंदर क्या हुआ कि इसमें क्या होता है, जैसे आप गर्म करोगे तो क्या होगी, अभिक्रिया होगी। इसमें जो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले होंगे वो मैग्नीशियम की धातु की सतह के ऊपर तैर जाएंगे। जब मैग्नीशियम की धातु की जो सतह के ऊपर जब तैर जाएंगे तो क्या होगा, इस प्रकार से देखो कैल्शियम होता है, कैल्शियम के अंदर भी सेम प्रोसेस होता है कि कैल्शियम की जब अभिक्रिया करवाते हो, अभिक्रिया हो तो जाती है लेकिन क्या होती है, बहुत धीमी गति से होती है। अभिक्रिया हो तो जाती है लेकिन क्या होती है, बहुत धीमी गति से होती है। जब अभिक्रिया बहुत धीमी गति से होती है तो इसके अंदर क्या होता है कि जो ऊष्मा तो निकलती है लेकिन हाइड्रोजन जो गैस होती है उसको प्रज्वलित करने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। तो क्या होता है कि जो हाइड्रोजन गैस होती है वो जो कैल्शियम धातु होती है उसकी सतह के ऊपर क्या हो जाता है, चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम धातु भी होती है वो क्या होती है, तैरने लगती है। मैग्नीशियम धातु भी वही होती है कि हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले होते हैं जो मैग्नीशियम की धातु की सतह से चिपक जाते हैं, अतः ये भी तैरना प्रारंभ करती है। तो यहाँ पर तैरी कितनी, दो धातु, कौन कौन सी, मैग्नीशियम भी तैरी
और कैल्शियम भी तैरी। क्यों तैरी? क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले होते हैं वो दोनों धातुओं की सतह के ऊपर चिपक जाते हैं और दोनों धातुओं की सतह के ऊपर चिपक जाने से वो क्या होती है, दोनों धातुएं तैरने लगती है। लेकिन पोटेशियम और सोडियम के अंदर ऐसा नहीं होता, उसके अंदर पूरी अभिक्रिया हो जाती है। क्यों? क्योंकि सोडियम और पोटेशियम अधिक क्रियाशील होने के कारण वो अभिक्रिया क्या हो जाती है, जल्द ही संपन्न हो जाती है, इसलिए उसको तीव्र अभिक्रिया की श्रेणी में रखा गया है। चलते हैं आगे। एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक जैसी धातुएं न तो शीतल जल के साथ और न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस देती है। अब यहाँ पर दोनों विकल्प अलग अलग हो गए। कौन कौन सी धातु? एक तो एल्यूमिनियम, एक कौन सी? आयरन, एक कौन सी धातु? जिंक। जैसी जो धातुएं होती है वो न तो शीतल जल के साथ अभिक्रिया देती है और न किसके साथ, गर्म जल के साथ। केवल और केवल किसके देगी? जो जल आप गर्म करोगे, जैसे मान लो ये पात्र है, इस पात्र के अंदर जो आपने जल गर्म किया है तो इसके अंदर ये जो एल्यूमिनियम होती है, एल्यूमिनियम जो धातु होती है वो गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। गर्म जल के साथ अभिक्रिया आयरन भी नहीं करती और जिंक भी नहीं करता है। ये क्या करते हैं कि जो वाष्प होती है, जो भाप होती है, क्या होती है? भाप। अब भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं। किसके साथ अभिक्रिया करते हैं? अब भाप के साथ। किसके साथ? भाप के साथ ये अभिक्रिया संपन्न होती है। तो भाप के साथ अभिक्रिया अब देखो हम पढ़ रहे हैं धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। अब अभिक्रिया चाहे गर्म जल के साथ हो या चाहे भाप के साथ हो, आखिरकार वो किसके साथ हो रही है? H2O के साथ हो रही है। किसके साथ हो रही है? अंतिम पॉइंट अपने पास यही आता है कि आखिरकार जो भी अभिक्रिया होती है वो किसके साथ संपन्न होती है? H2O के साथ। किसके साथ संपन्न होती है? H2O के साथ संपन्न होती है। तो एक तो बनता है धातु का ऑक्साइड बनता है और एक क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस। एक क्या बनती है? हाइड्रोजन गैस क्या होती है? मुक्त होती है। अब इसको जो संतुलित करने का जो प्रक्रम है वो आपको आना चाहिए। संतुलित कैसे किया जाता है और कौन सी विधि से करते हैं? तो संतुलित करते हैं अनुमान विधि से और ये प्रक्रम आपको कंप्लीट आना चाहिए। तो देखो ये दोनों अभिक्रियाएं, जैसे मान लो यहाँ पर क्या है? एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम की अभिक्रिया जल के साथ करवा रहे हैं तो किसका निर्माण कर रहे हैं? वही Al2O3 का निर्माण जो मैंने पहले किया था। और इसके अंदर कौन सी गैस मुक्त हो रही है? हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है? मुक्त हो रही है। मैं लिखता ज़्यादा हूँ तो इसलिए थोड़ा है ना खराब दिखता है, तो थोड़ा आप भी ध्यान रखा करो, है ना। समझ में, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब देखो आगे क्या है कि इसका प्रक्रम है संतुलित करने का। आगे का जो प्रक्रम है वो क्या है? संतुलित। अब इसको संतुलित कैसे करें? अब संतुलित करने की तो मेन परंपरा है और सर वो तो आता ही नहीं है। अरे वो नहीं आता है तो मैं एक एक अभिक्रिया को संतुलित करता हूँ। संतुलित एक साथ नहीं सीखोगे, हर अभिक्रिया को अलग प्रकार संतुलित किया जाता है। लेकिन इनके अंदर ये जो अभिकारक होता है, इस अभिकारक के अंदर ये और ये जो उत्पाद होता है, इनके अंदर अणुओं की संख्या को यहाँ तो बढ़ाओ या घटाओ, यहाँ तो यहाँ पर कम करो, यहाँ कम करो, यहाँ फिर यहाँ बढ़ाओ, यहाँ बढ़ाओ, यहाँ फिर यहाँ कम, उत्पाद में कम करो, अभिकारक में बढ़ाओ, यहाँ अभिकारक में कम करो, उत्पाद में बढ़ाओ। यही है इसका प्रक्रम। इसका कोई फिक्स नहीं है कि इसके अंदर मान लो यहाँ 2 है तो केवल 2 ही आएगा, आप 3 लगा के भी इसको संतुलित करो, लेकिन वो आना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जब अभिक्रिया संतुलित करते हो तो उनके अंदर सर्वप्रथम न्यूनतम से न्यूनतम अंक से करोगे तो संतुलित करने में आसानी रहेगी। अगर आपने कोई बड़ी इकाई ले ली, बड़ा अंक ले लिया, तो बड़ा अंक लेने में आपको ये चुनौती होगी कि आप उनको काउंटिंग करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, थोड़ी समस्या आएगी। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। तो इसने संतुलित कर दिया। क्या लिखा है इसने? एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है तो एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम की अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं? जल के साथ करवा रहे हैं। तो किसका निर्माण कर रहे हैं? एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। और किसका निर्माण हो रहा है? जल। और यहाँ पर देखो ये साइड में कुछ लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है, इधर जी लिखा हुआ है और इधर क्या लिखा हुआ है? जी लिखा हुआ है, इधर एस लिखा हुआ है, इधर जी लिखा हुआ है और इधर एस लिखा हुआ है और इधर क्या लिखा हुआ है? जी लिखा हुआ है। अब इनमें थोड़ा समझना, एक बात महत्वपूर्ण और समझने वाली बात है। अब समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात ये है
कि इसके अंदर अब देखो यहाँ पर भी H2O है, यहाँ पर भी H2O है और यहाँ पर भी H2O है। सर आपने गलत बता दिया कि ये तो H2O तो सर द्रव के रूप में, लेकिन यहाँ तो गैस लिखा हुआ है। अरे एक बात समझो, तो यहाँ पर जो अपन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं इस अभिक्रिया के अंदर क्या है कि ये ना तो गर्म जल के साथ अभिक्रिया, ना तो गर्म के साथ और ना ठंडे के साथ, ना तो गर्म के साथ और ना ही ठंडे के साथ, दोनों में से किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। तीसरी अवस्था से अभिक्रिया करता है तो क्या होगा, वो कौन सी है, भाप। कौन सी है, भाप। और भाप जो होती है वो हमेशा किसके रूप में रहती है, गैस के रूप में। इसीलिए यहाँ H2O के पास क्या लिखा इसने, जी लिखा। H2O के पास क्या लिखा, जी लिखा। H2O के पास क्या लिखा इसने, जी लिखा। H2O के पास क्या लिखा इसने, जी लिखा। इस तरह से देखो, अब बात आती है संतुलित की, तो संतुलित करने के लिए क्या किया इसने कि एल्यूमिनियम के आगे 2 लिख दिए, और तो एल्यूमिनियम के आगे 2 लिख दिए, तो यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर कितने हैं, एल्यूमिनियम 2 है, बिल्कुल एल्यूमिनियम की बात हो गई, 2 कंप्लीट, इधर भी 2 और इधर भी 2। अब इधर बात करते हैं किसकी, हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 दूनी 6, 2 तिया 6, तो 6 हो गए, तो 6 और 2 8 और 3 11, 8 और 3 11, इधर भी 11 होने चाहिए, 5 और 6 11, तो इधर भी 11 और इधर भी 11, मतलब अभिकारक के अंदर भी अणुओं की संख्या 11, मतलब अभिकारक के अंदर भी अणुओं की संख्या 11, मतलब अभिकारक के अंदर भी अभिकारक में अणुओं की संख्या 11, अणुओं की संख्या 11 इस साइड, और उत्पाद के अंदर भी क्या 11। इस तरह से क्या है, ये संतुलित है। ठीक इसी प्रकार दूसरी अभिक्रिया क्या है, Fe की है, तो Fe के अंदर क्या है कि Fe के यहाँ पर कितने हैं, 3, यहाँ पर कितने हैं, 3, तो टोटल यहाँ पर काउंटिंग करो, यहाँ पर टोटल के होते हैं उतने के टोटल यहाँ होने चाहिए, तो 3 और ये 2 गुणा किए कितने हो गए, 8, 8 और 3 कितने हो गए, 11, 11 और 4 कितने हो गए, 15, 11 और 4 कितने हो गए, 15। इधर से गिनोगे तो 3 और 4 7, और 7 और 8 कितने हो गए, 7 और 8 15, इधर भी कितने हो गए, 15 ही हो रहे हैं। एक बार फिर से सही तरीके से काउंटिंग कर लो। देखो इधर एक बार फिर, ये कितने हैं, Fe के कितने हैं, 3, Fe के 3 हैं, और हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 का गुणा करेंगे 4 से, 4 दूनी 8। अब ये ऑक्सीजन के कितने हैं, 4, तो टोटल कितने हो गए, 4 और 8 12, 12 और 3 15। इधर देखेंगे तो Fe के कितने हैं, 3, ऑक्सीजन के कितने हैं, 4, हाइड्रोजन के कितने हैं, 8, तो कितने हो गए, 12 और 3 15। मतलब ये भी अभिक्रिया क्या है, संतुलित है। 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 इस तरह से देखो आगे, जब आप आगे देखते हो तो क्या है, आगे और धातुएं, एक तो कौन सी, लेड है, कॉपर है, एक लेड है और एक क्या है, एक लेड है, एक कॉपर है, एक सिल्वर है, एक गोल्ड जैसी धातुएं जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है। और ये जो 4 धातुएं होती है वो बिल्कुल जल के साथ किसी प्रकार की अभिक्रिया नहीं करती है, किसी प्रकार की अभिक्रिया नहीं करती है। अब कल हम आगे बढ़ेंगे, अगला वीडियो जो होगा वो आपके आएगा, क्या होता है जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है। अब तक अपन ने क्या पढ़ा, अब तक क्या पढ़ा आपने, अब तक आपने ये पढ़ा, पहला केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी किसकी, मेटल्स की, किसकी, मेटल्स यानी कि धातुओं की। पहला क्या पढ़ा कि जो मेटल होती है, मेटल्स की अभिक्रिया किससे करवाई, O2 से, किससे करवाई, O2 से। दूसरा क्या पढ़ा, दूसरा पॉइंट है वो क्या पढ़ा कि जो मेटल्स है
इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाई, किसके साथ करवाई, जल के साथ। किसके साथ करवाई, जल के साथ। दोनों विकल्पों के अंदर इसके अंदर क्या निर्माण हुआ, धातु ऑक्साइड बना, इसमें क्या बना, धातु ऑक्साइड बना, और इसके अंदर इसमें क्या बना, धातु ऑक्साइड बना। इसमें क्या बना, धातु ऑक्साइड। मतलब पूरी प्रक्रम के अंदर अपन ने यही देखा है, पूरे प्रक्रम में अपने यही देखा है कि जब धातु की अभिक्रिया जल के साथ करवाते हैं तो धातु ऑक्साइड तो भाई बनता ही है। क्या बनता है, धातु ऑक्साइड तो बनता ही है, लेकिन इसके अंदर एक और क्या होती है कि हाइड्रोजन गैस क्या होती है, मुक्त होती है। जब इसके अंदर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है तो क्या करते हैं, वापस क्या करते हैं, धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया, वापस उसी धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया किसके करवाते हैं, जल से करवाते हैं। तो क्या प्राप्त होता है, धातु हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। अब तक यह पढ़ा, अभी तक का जो ये वीडियो है, इस वीडियो के अंदर अगर आपको कोई किसी प्रकार की अगर तकलीफ हो रही है, कोई समझने में समस्या हो रही है, समझ नहीं पा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट के अंदर कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के अंदर कमेंट कर सकते हैं। और मैं आपको क्या बताऊं, बाकी सब आपको ही करना है, पढ़ना है मन लगा के, और अपने जो चैनल है, चैनल से जुड़ना है और अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करना है। और मैं क्या कहूँ आपसे, अब आप सब जानते हो, है ना। और इसी आशा और उम्मीद के साथ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, और मैं आपकी स्वास्थ्य की और आपके घर वालों की सभी से भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सुख और समृद्धि से रहें और अच्छे रहें और मौज मस्ती से खेलें और पढ़ें और फलें और फूलें। और इसी आशा और उम्मीद के साथ धन्यवाद, नमस्कार।